इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट लर्निंग थ्योरीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो कि थॉर्नडाइक ने दी थी और उन्होंने बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद आता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि पैवलोव ने दी थी और उन्होंने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद आती है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि स्किनर ने दी थी और उन्होंने चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया था। फोर्थ नंबर पे आती है इनसाइट लर्निंग थ्योरी, जो कि कोहलर ने दी थी। उन्होंने एक चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद आती है सोशल लर्निंग थ्योरी, जो कि एल्बर्ट बंडूरा ने दी थी। उन्होंने एक बोबो डॉल पर एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद आता है सोशो कल्चरल थ्योरी, जो कि लेव वाइगोत्स्की ने दी थी। उसके बाद आती है 7वें नंबर पर कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि जीन प्याजे ने दी थी। 8 नंबर पे आता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी, जो कि डेविड कोल्ब ने दी थी। 9th हायरार्की ऑफ लर्निंग, जो कि रॉबर्ट गैगने ने दी थी। 10th नंबर पे आता है साइन लर्निंग थ्योरी, जो कि एडवर्ड टोलमैन ने दी थी। सबसे लास्ट में आता है मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग, जो कि डेविड आशुबोल ने दी थी। अब हम इन सभी थ्योरीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे जीन प्याजे, जिनकी थ्योरी को द ग्रैंड थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहा जाता है। इन्होंने बताया था कि बच्चा अपने एक्सपीरियंस के थ्रू खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। उन्होंने कुछ की कंसेप्ट्स भी दिए थे, जैसे कि सबसे पहले है हमारा स्कीमाज। जो वो मेंटल स्ट्रक्चर्स अपने दिमाग में बनाता है, उनको हम स्कीमा कहते हैं। यानी कि जो स्कीमा है हमारा माइंड से रिलेटेड है। उसके बाद आता है एसिमुलेशन, जिसमें वो न्यू इन्फॉर्मेशन को पहले वाली इन्फॉर्मेशन से रिप्लेस कर देता है। जैसे कि उसने पहले कभी सुना हो कि किसी जानवर के जिसके 4 पैर होते हैं उसे कुत्ता कहते हैं, लेकिन अब उसे पता चला हो कि उसे बिल्ली कहते हैं, तो इसलिए वो अपना जो कंसेप्ट है वो चेंज कर लेता है। अब वो उसको बिल्ली समझता है। उसके बाद आता है अकोमोडेशन, जिसमें वो पहले वाली इन्फॉर्मेशन और न्यू इन्फॉर्मेशन दोनों के बारे में सोचता है और एक न्यू इन्फॉर्मेशन क्रिएट करता है। जैसे कि 4 पैरों वाला कुत्ता है, 4 पैरों वाली बिल्ली है, तो उसे उसकी नई इन्फॉर्मेशन बनती है कि ऐसे सभी जानवर जो कि जिसके 4 पैर होते हैं, वो कुत्ता भी हो सकता है और वो बिल्ली भी हो सकती है। यानी कि 4 पैरों वाले जानवर केवल बिल्ली ही नहीं होती, वो कुत्ता भी हो सकता है। उसके बाद आता है इक्विलिब्रेशन, जिसमें वो जो बैलेंस एसिमुलेशन और अकोमोडेशन में बैलेंस बनाता है। उसके बाद आता है 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन प्याजे ने 4 स्टेजेस में कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बांटा है। सबसे पहले है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 साल तक की होती है। इसमें जो बच्चा है नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है सेंसेस और एक्शंस के थ्रू। वो बाय टचिंग, बाय सीइंग, हियरिंग, यानी कि जो टच करके वो चीज़ों को सीखता है। उसके बाद आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल की होती है। इसमें बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, यानी कि वो अपने आसपास की दुनिया को ही सारी दुनिया समझता है। जैसे कि अगर उसके सामने बॉल थी, अगर उसको छुपा दिया जाता है तो वो ये नहीं समझता कि उसको छुपा दिया गया, वो समझता है कि वो अब गायब हो गई है। यानी कि वो ईगोसेंट्रिक होता है, अपने अराउंड ही सब चीज़ें समझता है, वो प्रिटेंड प्ले करता है। तो इस जो स्टेज की 2 चीज़ें हैं, 2 कीवर्ड्स हैं, हमें याद रखना है, प्रिटेंड प्ले एंड ईगोसेंट्रिक थिंकिंग। इसी स्टेज में एनिमिज्म भी होता है, जिसमें वो जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनको लिविंग समझता है और उनसे बातें करता है। उसके बाद आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 साल तक के चलती है। इसमें बच्चा कंक्रीट थिंकिंग यानी कि किसी भी कंसेप्ट्स को वो देखकर समझ सकता है, वो कंजर्वेशन कर सकता है। मतलब अगर पानी
अगर 1 लीटर पानी किसी लंबे जार में और या किसी चौड़े जार में रखा जाता है तो वो समझ सकता है कि दोनों जार में क्वांटिटी सेम है। जबकि पहले वाली स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ये एबिलिटी उसके अंदर नहीं होती। वो अगर उससे पूछा जाएगा तो वो लंबे वाले जार का ही ज़्यादा पानी बताएगा। लेकिन थर्ड स्टेज में उसके अंदर कंजर्वेशन की एबिलिटी आ जाती है। वो चीज़ों को क्लासिफाई कर सकता है, उनको ऑर्डर में रख सकता है। लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 साल से ऊपर वाले बच्चों की होती है। इसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, लॉजिकली थिंक करता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब वो चीज़ों को बिना सामने रखे भी समझ सकता है। कंक्रीट में क्या होता है कि उसके सामने चीज़ें होनी ज़रूरी है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में क्या है, वो माइंड मैपिंग कर सकता है और चीज़ें उसके सामने ना हो तब भी उन चीज़ों को समझ सकता है। वो प्रॉब्लम्स को सिस्टमेटिकली तरीके से सॉल्व कर सकता है और फ्यूचर के लिए प्लान कर सकता है। यानी कि ये मैच्योर एज आ जाती है। रिलेशनशिप प्रोसेस फ्लो, जिसमें पहले बच्चा न्यू एक्सपीरियंस लेता है। एसिमुलेशन में क्या होता है, जब वो पुरानी वाली नॉलेज है और नई नॉलेज है, उन दोनों को क्या करता है, फिट करता है। पुराने वाली को नई वाली से रिप्लेस कर देता है। अकोमोडेशन में क्या होता है, न्यू और ओल्ड नॉलेज दोनों को मिला के वो न्यू नॉलेज फॉर्म करता है। उसके बाद आता है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन में हमें ये याद रखना है कि असिमुलेशन और अकोमोडेशन के बीच वो बैलेंस करता है। इस तरीके से बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। एजुकेशन में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, पियाजे ने जो स्टेजेस दी हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, इससे टीचर्स को ये हेल्प मिलती है कि बच्चा किस एज में क्या चीज़ें करता है, उससे क्या एक्सपेक्ट करना है और किस तरह का उसको कॉग्निटिव उस लेवल है। इन सब चीज़ों को जानने में टीचर को हेल्प मिलती है। उसके बाद आते हैं BF स्किनर, जिनकी थ्योरी को ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहा जाता है। इसमें उन्होंने एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें चूहा एक्टिव होता है, वो इधर उधर बॉक्स के अंदर इधर उधर घूमता है ताकि वो बाहर जा सके, उसको खाना मिल सके। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, जो बिहेवियर होता है वो कॉन्सिक्वेंसेस पे यानी कि रिजल्ट पे डिपेंड करता है। अगर उसको रिजल्ट पर पॉजिटिव मिलता है तो वो बिहेवियर उसका बढ़ता है, अगर उसको नेगेटिव मिलता है तो बिहेवियर डिक्रीज होता है। उनके 2 कीवर्ड्स हैं, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। जो बिहेवियर है वो शेप्ड किया जाता है रिजल्ट से। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। सबसे पहले है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इसमें क्या होता है, स्टिमुलस को ऐड करा जाता है ताकि बिहेवियर इंक्रीज हो। जैसे बच्चे को प्रेज या रिवार्ड दिया जाता है ताकि बच्चा उस बिहेवियर को रिपीट करे। उसके बाद आता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जिसमें स्टिमुलस को रिमूव किया जाता है। इसमें भी क्या होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में भी क्या होता है, बिहेवियर तो इंक्रीज होता है लेकिन स्टिमुलस जो होता है वो नेगेटिव होता है, अनप्लीजेंट होता है, उसको रिमूव किया जाता है। जैसे कि अगर बच्चे को एक्स्ट्रा वर्क दिया गया है तो उसका वर्क है कम कर दिया जाता है ताकि बच्चा डिमोटिवेट ना हो। उसके बाद आता है पॉजिटिव पनिशमेंट, जिसमें क्या है, स्टिमुलस जो अनप्लीजेंट स्टिमुलस है उसको ऐड किया जाता है ताकि बिहेवियर डिक्रीज हो। जैसे बच्चों को स्कोल्ड कर सकते हैं या फिर कोई दूसरा तरीका अपना सकते हैं। उसके बाद है नेगेटिव पनिशमेंट, जिसमें क्या होता है, प्लीजेंट स्टिमुलस को रिमूव कर दिया जाता है ताकि बिहेवियर डिक्रीज हो। फॉर एग्जाम्पल उसके जो प्रिविलेजेस होती हैं, स्पेशल चीज़ें उसको मिली होती है, स्पेशल अटेंशन मिला जाता है, उसको विड्रॉल किया जाता है। तो इस तरीके से रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, दोनों में ही बिहेवियर इंक्रीज होगा। पॉजिटिव में स्टिमुलस को ऐड किया जाएगा, प्लीजेंट स्टिमुलस को, और नेगेटिव में अनप्लीजेंट स्टिमुलस को रिमूव किया जाएगा। पनिशमेंट में क्या होता है, बिहेवियर को क्या करना होता है, डिक्रीज करना होता है। पॉजिटिव में अनप्लीजेंट स्टिमुलस है उसको ऐड किया जाएगा और नेगेटिव में रिमूव किया जाएगा प्लीजेंट स्टिमुलस को, ताकि बच्चे का बिहेवियर डिक्रीज हो।
अब हम बात करेंगे पैवलोव की थ्योरी के बारे में, जिनकी थ्योरी को क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। इवान पैवलोव जो है वो रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग को डिस्कवर किया था और उन्होंने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था। उनका जो आइडिया था कि लर्निंग ओकर्स बाय एसोसिएशन बिटवीन ए न्यूट्रल एंड स्टिमुलस। उनके अकॉर्डिंग जो लर्निंग है वो कंडीशनिंग करके हम कर सकते हैं। जैसे कि एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया है कि सबसे बिफोर कंडीशनिंग, जब तक उसकी कंडीशनिंग नहीं की गई थी, कोई भी जो अनकंडीशनल स्टिमुलस नहीं दिया गया था, तो उसकी जो सैल्यूएशन है, लार है, उसको मेज़र किया गया। उसके बाद पहले घंटी बजाई गई, उसके बाद उसको खाना दिया गया, फिर भी उसका देखा गया कि जो सैल्यूएशन है वो उतनी ही थी। उसके बाद है घंटी तो बजाई गई लेकिन उसको खाना नहीं दिया गया, तब उसकी जो लार है उसको मेज़र किया गया, तो तब देखा गया कि उसकी जो लार की मेजरमेंट थी, जो स्टार्टिंग में जब फूड दिया गया था उतनी ही मिली। इस तरीके से क्या होता है कि उसकी बैल के साथ फूड की कंडीशनिंग कर दी गई और उसके बिहेवियर में क्या करा गया, चेंज करा गया। यहाँ कुछ उनकी की टर्म्स हैं। सबसे पहले है अनकंडीशनल स्टिमुलस। जो घंटी है, हमारी बेल है, वो हमारी कंडीशनल स्टिमुलस है, लेकिन जो फूड दिया गया स्टार्टिंग में वो हमारा अनकंडीशनल स्टिमुलस है। जो अनकंडीशनल स्टिमुलस के बाद कुत्ते ने जो लार आई है कुत्ते की, वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। न्यूट्रल स्टिमुलस कैसे होगा कि कुत्ते को फूड नहीं, शुरू में ही बेल बजाई गई लेकिन उसको कोई फूड नहीं दिया गया, तो वो न्यूट्रल स्टिमुलस होगा, क्योंकि उसमें कोई भी लार नहीं आएगी, जो कुत्ता है बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो जो न्यूट्रल स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस दैट डज नॉट ब्रिंग एनी रिस्पॉन्स बिफोर लर्निंग, कोई भी जिसके सामने आने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद है कंडीशनल स्टिमुलस। कंडीशनल स्टिमुलस यहाँ पे हमारी बेल है जिसको फूड के साथ कंडीशन्ड किया गया। उसके बाद कंडीशन्ड रिस्पॉन्स, जब बाद में फूड को हटा दिया गया, सिर्फ बेल को सामने लाया गया, तो उसका जो रिस्पॉन्स आया वो कंडीशन्ड रिस्पॉन्ड है। नेक्स्ट हमारे आते हैं एल्बर्ट बंडूरा, जिन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। उनका कहना था कि लर्निंग ओकर्स थ्रू ऑब्जर्वेशन, मॉडलिंग एंड इमिटेशन। तो मॉडलिंग जो कीवर्ड्स है उनका मेन है कि उन्होंने कहा था कि जो बच्चा है वो दूसरे को ऑब्जर्व करके, दूसरे को इमिटेट करके, उनकी कॉपी करके सीखता है, उनको अपना मॉडल समझता है। उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, आसपास का एनवायरनमेंट, जो पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, और रीइंफोर्समेंट, ये बच्चे की लर्निंग में इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। एल्बर्ट बंडूरा ने सोशल लर्निंग की 4 प्रोसेस बताई हैं। सबसे पहले अटेंशन, कि वो किसी को देखता है, ऑब्जर्व करता है। रिटेंशन, फिर उसने जो ऑब्जर्व किया है उसको रिमेंबर करता है। रिप्रोडक्शन, जब उसने जो बिहेवियर ऑब्जर्व किया था उसको क्या है, वो रिप्रोड्यूस करता है। मोटिवेशन, अगर उसको उस बिहेवियर को रिप्रोड्यूस करने में अवार्ड मिलता है तो उस बिहेवियर को वो रिपीट करता है। अगर उसको पनिशमेंट मिलती है तो वो उसको बिहेवियर को डिक्रीज करता है। इसलिए सबसे पहले अटेंशन, उस बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है। रिटेंशन, याद रखता है। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, उसको वो प्रैक्टिकली अप्लाई करता है। उसके बाद अगर उसको पॉजिटिव रिप्लाई आता है, यानी कि उसको अवार्ड मिलता है, तो उसको बिहेवियर को इंक्रीज करता है। अगर उसको पनिशमेंट मिलती है तो उसको डिक्रीज करता है। इसी तरीके से उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ मॉडल किए हैं, लाइव मॉडल्स, सिंबॉलिक मॉडल्स और वर्बल मॉडल्स। लाइव मॉडल्स में वो रियल पीपल को ऑब्जर्व करता है, उनको अपना मॉडल समझता है। सिंबॉलिक में वो जो बुक्स हैं, पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, टीवी, मूवी, इनके थ्रू क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। वर्बल मॉडल्स में क्या करता है, वो स्टोरीज़, इंफॉर्मेशन, इनके थ्रू चीज़ों को समझता है और ऑब्जर्व करता है।
एल्बर्ट बंडूरा को सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने सोसाइटी और नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है इन दोनों चीज़ों को इम्पोर्टेंट बताया है। नेक्स्ट हैं जेरोम ब्रूनर, जिन्होंने थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट दी है। उनके अकॉर्डिंग जो लर्निंग है वो एक्टिव प्रोसेस है। चिल्ड्रन खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं बाय इंटरेक्टिंग विद देयर एनवायरनमेंट, यानी कि उन्होंने सोसाइटी को भी इम्पोर्टेंस दी है। उन्होंने 3 मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिए हैं कि जो है बच्चे की लर्निंग को किस तरीके से इंक्रीज किया जा सकता है, किस लेवल पे कौन सी रिप्रेजेंटेशन सही रहेगी। सबसे पहले है इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन। इसमें बच्चा खुद एक्शन के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू सीखता है और ये 0 से 2 साल की बीच वाले बच्चों के लिए सही रहेगी, क्योंकि इसमें बच्चे को क्या है, जैसे कि बच्चों को एडिशन को ब्लॉक्स के द्वारा यानी कि खुद टच करता है वो अपने हाथों से। उसके बाद आती है आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन, जिसमें इमेजेस और पिक्चर्स का यूज़ किया जाता है, यानी कि कंक्रीट पे फोकस किया जाता है। ये 2 से 7 साल के बच्चों को है, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग स्टोरी थ्रू पिक्चर्स के द्वारा स्टोरी को समझाना। उसके बाद आता है सबसे हाईएस्ट लेवल है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये 7 साल या उसके ऊपर वाले बच्चों के लिए है। इसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग भी कर सकता है, वो वर्ड्स नंबर्स के थ्रू सीख सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स यूजिंग नंबर्स एंड साइन। उसको कोई इमेज नहीं दी गई, कोई उसका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं दिया गया, उसको केवल नंबर्स और वर्ड्स के थ्रू प्रॉब्लम को सोल्व करना अब आ जाता है। यानी कि इनएक्टिव में वो एक्टिव रहेगा, खुद एक्सपीरियंस करेगा। आइकॉनिक में इमेजेस और पिक्चर्स के थ्रू, और सिंबॉलिक सिंबल्स जैसे वर्ड्स और नंबर के थ्रू सीखेगा। उनके 2 कीवर्ड्स हैं। स्पाइरल करिकुलम पे उन्होंने फोकस किया है, यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जो फर्स्ट सेकंड में जो करिकुलम होगा वो सिंपल होगा, फिर धीरे धीरे उसको कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा टॉपिक वाइज। जैसे जैसे क्लासेस ऊपर जाती रहेंगी टॉपिक कॉम्प्लेक्स होता रहेगा। उसके बाद डिस्कवरी लर्निंग एक अदर कीवर्ड है उनका, कि इसमें बच्चा खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। नेक्स्ट है कॉलर की इनसाइट लर्निंग थ्योरी। इसके जो फाउंडर हैं वो है वर्दीमर। जो इनसाइट लर्निंग थ्योरी है उसके फाउंडर है वर्दीमर, लेकिन एक्सपेरिमेंट जिन्होंने किया था वो कॉलर थे। उन्होंने इसको आगे लेकर आए। उनका जो जिस पर एक्सपेरिमेंट किया था वो थे चिंपैंजी, जिसका नाम था सुल्तान। उनके साथ और कौन थे, कोफ्का। उन्होंने 1912 में ये एक्सपेरिमेंट किया था। इनकी जो थ्योरी है उसको गेस्टाल्टिज्म के नाम से भी जाना जाता है, जिसे होलनेस और कंप्लीटनेस, यानी कि जो बच्चा है पूरी सिचुएशन को एक कंप्लीट सिचुएशन के रूप में देखता है, ना कि पार्ट्स के रूप में। वो पूरी सिचुएशन के बारे में देखता है और सडन क्या होता है उसका सॉल्यूशन निकलता है। उन्होंने ट्रायल एंड एरर मेथड को रिजेक्ट किया है। इनकी थ्योरी में एक और वर्ड है इंट्यूशन, कि वो प्रॉब्लम को चिंपैंजी देखता है, फिर उसको सडन क्या होता है इंट्यूशन होता है, और फिर उसको अप्लाई करता है और उसको सफलता मिलती है। इनसाइट मतलब सूझ, गेस्टाल्टिज्म मतलब कंप्लीट पूर्ण चीज़ को देखता है, पार्ट्स में नहीं देखता। उसके बाद आते हैं डेविड आसुबेल, जिनकी थ्योरी को मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब जो पुरानी नॉलेज है, एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसको रिलेट करके न्यू इन्फॉर्मेशन को कंस्ट्रक्ट किया। उन्होंने न्यू लर्निंग को मीनिंगफुल लर्निंग इसलिए बोला है कि तभी वो मीनिंगफुल होती है जब उसको जो बच्चे की पास्ट नॉलेज होती है, प्रीवियस नॉलेज होती है, उसको वो रिलेट कर पाता है, जो ऑलरेडी वो जानता है। द लर्नर मस्ट बी विलिंग टू लर्न मीनिंगफुली, यानी कि उसकी नॉलेज को जब हम रिलेट करते हैं तो वो क्या होता है उसको मीनिंगफुली तरीके से समझता है। उन्होंने 2 तरह की लर्निंग का जिक्र किया है। मीनिंगफुल लर्निंग, जिसमें वो न्यू लर्निंग को पास्ट एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करता है, और जिससे क्या होता है लॉन्ग टर्म रिटेंशन रहता है, उस बच्चे की समझ अच्छी होती है। दूसरा है रोट लर्निंग, जिसमें क्या होता है पास्ट नॉलेज को बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता और उसको
याद करने पे फोकस दिया जाता है और इससे बच्चा जल्दी भूल भी जाता है। इससे शॉर्ट टर्म रिटेंशन होता है। अब हम बात करेंगे कोल्ब एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी, जो कि 1984 में उन्होंने दी थी। यहाँ पर लर्निंग का एक सर्कल बन जाता है। जैसे सबसे पहले कंक्रीट एक्सपीरियंस, वो बच्चा एक्सपीरियंस करता है किसी भी नॉलेज को गेन करने के लिए, वो एक्टिव होता है, करता है उस चीज़ को। उसके बाद होता है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, फिर वो उस चीज़ पे सोचता है, थिंक करता है। थर्ड है अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, इसमें क्या होता है, सोचकर वो एक माइंड मैपिंग अपने दिमाग में तैयार करता है। लास्ट है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, उसको फिर वो अप्लाई करता है। तो सबसे पहले डू, फिर उसको रिफ्लेक्ट करता है, फिर थिंक करता है, फिर अप्लाई करता है। डू में वो क्या करता है कि कुछ करेगा काम, फिर उसके बाद उसके बारे में उसने जो किया था उसको रिवाइज करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। थिंक, फिर उसके बारे में उसको एक्सपेंड करेगा, उसके बारे में सोचेगा, फिर उसको कैसे अप्लाई करना है उसको एक्टिव होके अप्लाई करेगा। उसके बाद आती है गैगनेज हायरार्की ऑफ लर्निंग। उन्होंने 8 तरह की लर्निंग की बात की है। सबसे बॉटम में है सिग्नल लर्निंग और सबसे टॉप में है प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहले आती है सिग्नल लर्निंग, जिसमें बच्चा उस चीज़ को सीखता है, ऑब्जर्व करता है। उसके बाद है स्टिमुलस रिस्पॉन्स, उसको फिर वो कनेक्ट करता है, उसकी कंडीशनिंग करता है। उसके बाद चेनिंग करता है। फोर्थ पे है वर्बल एसोसिएशन, फिर उसको क्या करता है, उस टर्म को वो डेफिनेट करता है, उसको परिभाषित करता है। उसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन, फिर जो पहले उसने नॉलेज सीखी थी उनको क्या करता है, वो अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन करता है, उसको कैटेगराइज करता है अलग अलग कैटेगरी में। फिर कंसेप्ट लर्निंग, फिर उस नॉलेज के बारे में एक कंसेप्ट बनाता है। फिर रूल लर्निंग, फिर वो रूल्स पे आ जाता है। और सबसे लास्ट में फिर वो उस प्रॉब्लम को सोल्व करता है। इनकी हायरार्की ऑफ लर्निंग को हमें क्रम में ही याद करना है। उसके बाद है टोलमैन साइन लर्निंग थ्योरी। टोलमैन ने साइन सिंबल्स को मेन इम्पोर्टेंट बताया है। इनकी थ्योरी भी कोग्निटिव थ्योरी है। उन्होंने मेंटल मैप को इम्पोर्टेंस दी है कि जो बच्चा है वो सिंबल्स के थ्रू सीखता है, साइंस के थ्रू सीखता है। और जो उसकी लर्निंग होती है वो गोल डायरेक्टेड होती है, इंसाइट लर्निंग होती है, वो कंप्लीट सिचुएशन को देखता है। ट्रायल एंड एरर मेथड को उन्होंने रिजेक्ट किया है। उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो रेट पे है। हमें मेन यही याद रखना है कि साइन लर्निंग थ्योरी टोलमैन ने दी थी और ये कोग्निटिव थ्योरी है और कंप्लीटनेस पे फोकस करती है। अगर आपको कोई सजेशन है या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जिसको आपको समझने में डिफ़िकल्टी आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।